स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड आगे के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। पीछे की क्लासों में हमने लगभग जो क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड वो सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के करवा दिए हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन अभी भी और बाकी है, वो मैं कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में और बाकी लगभग आगे की 2 से 3 क्लासों में अपने चक्रवर्ती ब्याज को जो है ख़त्म करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पीछे के अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासें देख लीजिए ताकि आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो और उसके साथ साथ में आपकी क्वेश्चन पर भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद में ये भी आप क्लास देखिए ताकि आगे की जो क्लासें हैं वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है आपको ये मैं क्वेश्चन किरण की बुक से सोल्व करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा हैं, कुछ किरण की बुक से, कुछ आर.एस. अग्रवाल और कुछ कंपटीशन में आए हुए जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है अन्य महत्वपूर्ण के दे रखे हैं पीछे, वो भी मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति बचत खाते में कुछ राशि जमा करता है और 1 वर्ष के अंत में 15 रुपये ब्याज पाता है। वह उसमें 85 रुपये और मिलाकर कुल राशि को पुनः 1 वर्ष के लिए जमा कर देता है। वर्ष के अंत में उसे मूलधन और ब्याज को मिलाकर 420 रुपये मिले। आरंभ में जमा की गई राशि क्या थी? क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ उसने रुपए लिए जो है उधार लिए, जिसमें से उसने क्या किया कि जमा करता है। ठीक है, कुछ राशि जमा करता है, 1 वर्ष में 15 रुपये का उसे ब्याज मिल जाता है, दर दे नहीं रखी। ठीक है, 15 रुपये का ब्याज मिल जाता है, मूलधन भी नहीं दिया हुआ, दर भी नहीं दे रखी, 15 रुपये का ब्याज मिलता है। अगले साल वह क्या करता है, इसमें 85 रुपये 85 रुपये और जोड़ देता है, फिर उसको 1 साल के लिए जमा कर देता है। इससे उसे 420 रुपये अब कुल जो है जो मिश्रधन है 420 रुपये प्राप्त होता है। तब अपने को बताना है कि उसका जो है मूलधन क्या है। ठीक है, और अगर आप दर निकालना चाहो तो दर भी इसमें बता सकते हो। शुरुआत करते हैं। देखो, पहले इसने देखा है कि मूलधन मान लेते हैं अपने P रुपये। ठीक है, और उस पर मैं मान लेता हूँ दर जो है R है, तो मूलधन गुणा में दर बटे में 100। ठीक है, 1 साल के लिए मूलधन गुणा में दर गुणा में 1 साल के लिए बटे में 100। ठीक है, ये क्या हो गया ब्याज। ये ब्याज किसके बराबर है? साधारण ब्याज जो है वो किसके बराबर है? 1 साल का तो साधारण और चक्रवर्ती एक ही होता है। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज एक जैसा ही होता है। ठीक है, बराबर होता है। PR बटे में 100। ये कह रहा है कि इसको 15 रुपये का ब्याज मिला। मूलधन पर रेट जो है R है, 1 वर्ष के लिए जो ब्याज मिला वो कितना मिल गया? 15 रुपये। ठीक है, अब अगला जो ये कह रहा है कि नेक्स्ट लाइन में ये दे रखा है कि उसने इसमें 85 रुपये और ऐड कर दिए, यानी कि अगले साल क्या किया, 85 रुपये ऐड कर दिए और उसे अगले साल के लिए नेक्स्ट के लिए इन्वेस्ट कर दिया और उसे 420 रुपये कुल जो है मिश्रधन प्राप्त होता है। यानी कि मूलधन तो वो ऐड करेगा ही, मूलधन तो जितना था उसका था। ठीक है, प्लस में उसे 15 रुपये ब्याज मिला हुआ था। ये क्या हो गया? मिश्रधन। जितना मूलधन था प्लस में उसे ब्याज भी मिला। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रधन। ये 1 साल के बाद में उसके पास। दूसरे साल में वह क्या करता है? 85 रुपये ऐड कर देता है। ठीक है, 85 रुपये ऐड कर देता है। ये इतने रुपये हो गए टोटल रुपये कितने हो गए? P + 15 + 85 कितने हो गए? P + 100, यानी कि मूलधन प्लस 100 रुपये। इस रुपये को वह फिर जो है उसी रेट से 1 वर्ष के लिए जमा कर देता है। ठीक है, मूलधन कितना हो गया? P + 100। इसका रेट कितनी है, दर कितनी है? R। अगर आप 1 वर्ष का मिश्रधन निकालना चाहो तो क्या करोगे? 100 + R करते हैं, 100% प्लस R। ठीक है, 100 + R बटे में 100। R प्रतिशत का मतलब R बटे में 100। ठीक है, और अगर मैं उसे 100 में एक में ऐड कर दूं तो 100 + R बटे में 100, क्योंकि मूलधन कितना होता है? 100। ठीक है, 1 साल ये मिश्रधन बन गया। ठीक है, 1 साल का जो ब्याज हो गया वो हो गया R बटे में 100। अगर मिश्रधन चाहिए तो 100 + R बटे में 100। यही तो करते हैं। जैसे 10% की दर है तो 100 + 10 बटे में 100 कितना हो गया? 110 बटे में 100। ठीक है, तो कितना हो गया? 11 बटे 10। ठीक है, 1 साल में यही तो होता है 10% से। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। अपने को रेट पता नहीं है तो 100 + R बटे में 100। ठीक है, और ये बराबर किसके है? 420 के। ये इसने दे रखा है कि ये मिश्रधन हो गया टोटल। या तो आप पहले इसका R से ब्याज निकाल के फिर इसी में ऐड कर दो, या फिर आपका 100 + R बटे में 100 निकाल लो। ये मिश्रधन हो गया। अब इसका जो है कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, P गुणा में 100, अब अलग अलग गुणा कर देते हैं। P गुणा में 100 कितना हो गया? 100P।
ठीक है, p गुणा में r प्लस में p गुणा में r, ठीक है, प्लस अब 100 का 100 से गुणा, 100 गुणा में 100 प्लस 100 गुणा में r 100r बटे में आपको कितना दे रखा है टोटल 100 बराबर किसके हो गया 420 के। यहाँ से मैं 100 का सब में भाग लगा देता हूँ, इसमें भाग लगाया तो p बचेगा, इसमें भाग लगाया तो pr बटे में 100 प्लस इसमें भाग लगा दिया 100 गुणा में 100 तो 100 बचेगा सिर्फ, और 100 r में भाग लगा दिया तो सिर्फ बचेगा r बराबर किसके हो गया 420 के। pr बटे में 100 का मतलब क्या है, pr बटे में 100 का मतलब कितना है 15, तो p प्लस 15 प्लस 100 प्लस r बराबर हो गया 420। अब अपने को चाहिए यहाँ से क्या हो जाएगा p प्लस r, टोटल ये कितना हो गया 115। 420 में से इधर 115 उधर जाके माइनस होगा, 420 माइनस 115, 420 में से अगर 120 माइनस करता तो कितना बचता 300, और माइनस कितना करना है 115, यानी कि 5 हमने ज़्यादा माइनस कर दिया, इसका मतलब 305 बचेगा, 305, ठीक है। p प्लस r का मान जो आ गया 305 और पी आर बटे में 100 का मान दे रखा है 15, यानी कि पी आर बराबर कितने क्या आ गया 1500 के। p गुणा में r का मान कितना आ गया 1500 और p प्लस r का मान जो है वो 305 है। अब आपको निकालना है मूलधन और दर, ठीक है। अब अपने चलते हैं ऑप्शन पे, या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए या फिर किसी एक का मान रखिए। जैसे अगर मैंने r का मान रखा तो r का मान आ गया 1500 बटे में p, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ p प्लस r का मान 1500 बटे में p, 1500 बटे में p बराबर किसके हो गया 305 के। ये क्या हो गया p स्क्वायर प्लस 1500 बराबर 305 p। फिर इसको इधर ले आइए, p स्क्वायर माइनस 305 p प्लस 1500 बराबर 0। एक तो यहाँ से आप सीधेद्राचार्य लगाओ या इसके दो टुकड़े करके दो फैक्टर बनाओ इसके, ठीक है, उससे आप सोल्व करो, p और r के अलग अलग मान निकालो। या फिर दूसरा तरीका कौन सा होगा, दूसरा तरीका होगा कि आप ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन में जो है फर्स्ट ऑप्शन है इसका 300, पहला ऑप्शन दे रखा है मूलधन का मान कितना है 300। अगर मैं मूलधन का मान 300 रखूं तो p का मान अगर मैं 300 रखूं तो 300 गुणा में r बराबर 1500, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, r का मान कितना आ जाएगा 3 से 5 बार, r का मान आ जाएगा 5, ठीक है। r का अगर मान 5 है तो इसमें कैलकुलेट करके देखो, p का मान कितना रखा 300, इसका मान r का मान निकला 5 तो 305, ये 305 के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो या तो आप फैक्टर कर लो, या तो आप फैक्टर कर सकते हो, इसके टुकड़े करना चाहो टुकड़े कर सकते हो, या फिर आप सीधेद्राचार्य लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। इसमें से a का मान क्या होगा जो p स्क्वायर के साथ में है, b का मान क्या होगा माइनस 305 जो p के साथ में है, ठीक है, और c का मान दे रखा है 1500। या तो वहाँ से कैलकुलेशन करो या फिर आप इसके फैक्टर कर सकते हो। टुकड़े करने का तरीका देखो, p स्क्वायर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, सीधेद्राचार्य पे भी बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन अलजेब्रा में या जब टॉपिक करेंगे तभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप इसे थोड़ा सा याद रख सकते हो। p स्क्वायर माइनस 305 p प्लस 1500 बराबर आ गया 0 के। मैं इसको लिख सकता हूँ 300p माइनस 5p प्लस 1500 बराबर 0। इसके दो टुकड़े कर सकता हूँ, इसको आपस में गुणा करता हूँ तो 1500 होता है और इनको ऐड करता हूँ तो माइनस के 305 होता है। ये तरीका होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, जब दोनों को गुणा करें तो 1500 आए, दोनों को ऐड करें तो 305 आना चाहिए। ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं p कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बचेगा p माइनस 300, क्योंकि p कॉमन ले लिया तो सिर्फ p बचेगा। यहाँ से 300 में से p कॉमन ले लिया तो सिर्फ 300 बच गया, माइनस यहाँ से अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया, अगर 5 कॉमन ले लिया, माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचेगा p, और यहाँ से अगर माइनस का कॉमन लिया तो सिर्फ 300 बचेगा, वो भी माइनस का 300 बचेगा, वो भी माइनस का। क्यों, अगर मैं 5 को माइनस 5 को माइनस 300 से गुणा करूँ तो ये 1500 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यही चाहिए था, तो यहाँ पे माइनस के 300 आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर किसके दे रखा है आपको 0 के, बराबर किसके होगा 0 के। तो p, अब यहाँ से p माइनस 300 कॉमन आ गया, p माइनस 300 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा p और इधर बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ से दो मान आ गए, क्या क्या मान आ गए, p माइनस 300 p माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। जब भी आप दो संख्याओं को गुणा करो, दो संख्याओं को आप x गुणा में अगर y करो और वो 0 के बराबर आए तो आप क्या समझते हो इससे,
इससे मतलब आप ये समझते हो कि दोनों ही जीरो होंगे, दोनों ही जीरो के बराबर होंगे, तभी तो उनका गुणा जीरो होगा। अगर एक को एक से किया तो दो, एक गुणा में एक हो जाएगा, दो गुणा में दो चार हो जाएगा, किसी भी संख्या को गुणा करो फिर वो जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब उसे जो है आपस में ये जीरो के बराबर होंगे, यानी कि p माइनस 300 बराबर होगा जीरो के, तो p का मान आ जाएगा 300, ठीक है। और एक यहाँ से फिर p का मान आ जाएगा 5, ठीक है। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, या तो p का मान 300 होगा या 5 होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है जिसमें 300 है, 5 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर देखें तो p का मान 300 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। अगर नॉर्मल तरीके से अपने देखें कि जो दर होती है वो तो 5% हो सकती है, ठीक है। अगर एक तरीके से देखें जो अब तक क्वेश्चन अपने करते हैं, ठीक है, होने को ये भी हो सकता है कि 300% की दर हो सकती है, 5 जो रुपये है वो मूलधन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल तरीका अपने यूज़ करते हैं उसमें अपनों ने ये देखा है कि मूलधन जो है 300, 500, 1000 ये होता है, और जो रेट होती है 5, 10%, 4%, 6 से 1/2 या जो भी है इस तरीके की रेट होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो भी 300 है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो p का मान आ जाएगा 300, और दूसरा जो मान बच गया वो p का मान न के होके r का मान हो जाएगा, रेट आ जाएगी 5%, ठीक है। यहाँ से अपनों ने p का मान r का मान रख के p का निकाला, यहाँ से आप r का मान भी निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। कोई राशि जो है चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति 3 अलग अलग राशियां एक्स वाई जेड को क्रमशः 10, 15 और 20 वर्षों के लिए उपयुक्त दर पर इस प्रकार उधार देता है कि उनकी अवधि पूरी होने पर प्रत्येक से समान राशि जो है प्राप्त होती है। प्रत्येक से कितनी समान राशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक्स वाई और जेड का तीनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्षों में 50% की वृद्धि हो जाती है। 5 वर्ष में 50% की वृद्धि। कोई भी मूलधन है अगर वो 100% है, ठीक है, तो उसमें 50% की वृद्धि होगी, तो टोटल जो मूलधन हो गया 150% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 150% का मतलब 150 बटे में प्रतिशत हटेगा 100, यानी कि 3/2। मूलधन जो 2 था वो 3 हो रहा है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अपने ये निकाल सकते हैं क्या, कि जो अमाउंट होता है वो मूलधन गुणा में 1 + r/100⁻t, ठीक है। अमाउंट का मतलब मिश्रधन। अमाउंट आपको दे रखा है 3/2, ठीक है, 3/2। जो मूलधन है उसका 3/2, और मूलधन कितना है p, 1 + r/100⁻t। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, p को ना लिख के 2 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, ठीक है, क्योंकि मिश्रधन अपनों ने 3 बना लिया, मूलधन कितना है 2। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि मूलधन का ये 3/2 है अमाउंट, और मूलधन जो है वो p है, p से p कैंसिल हो गया, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है 5 वर्ष, 5 वर्षों में हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 की पावर 1/5 बराबर 1 + r/100। वन प्लस r/100 जो है वो 3/2 की पावर 1/5 के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अब जो है एक्स वाई जेड जो है कुछ राशियाँ हैं, 3 अलग अलग राशियाँ हैं एक्स वाई जेड, उसको वो जो है इसी रेट से आर कितनी आ गई, यहाँ से जो रेट है यहाँ से आर निकाल सकते हो आप, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि इसी रेट से जो है उसने 10, 15 और 20 सालों के लिए जो है बराबर जो है 10, 15 और 20 सालों के लिए उसने जो है मिश्रधन के लिए लगाई, ठीक है, ब्याज से लगाई, चक्रवर्ती ब्याज से लगाई। तो उससे क्या मिलता है कि बराबर मिश्रधन मिलता है। तो x का मिश्रधन कितना हो गया, पहली राशि जो है x, उसका मिश्रधन कितना हो गया 1 + r/100 की पावर t। टाइम कितना दे रखा है 10 साल, बराबर
ये मिश्रधन हो गया। ये कह रहा है कि तीनों का मिश्रधन बराबर है। दूसरा मूलधन कितना है y, उसका मिश्रधन 1 + r बटे में 100 की पावर t, जिसका टाइम जो है वो 15 है, बराबर 1 + r बटे में 100। ये किसके लिए है? z के लिए, तीसरे साल के लिए z के लिए 1 + r बटे में 100 की पावर 20। ठीक है, टाइम कितना हो गया? इसमें टाइम दे रखा है 10 साल, इसमें 20 साल, इसमें 15 साल और इसमें 20 साल। ठीक है, 3 अलग अलग टाइम दे रखे हैं और जो इनका मिश्रधन है वो आपस में बराबर हो जाएगा। मूलधन x, y और z है। अब अपने को निकालना ये है कि अपने को इनका अनुपात निकालना है कि x, y और z जो है मूलधन है उनका अनुपात क्या था। रियल वैल्यू अगर आप नहीं निकालना चाहते, रियल वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ अनुपात बताना है। 1 + r बटे में 100 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 बटे में 2 की पावर 1 बटे में 5। तो x गुणा में 1 + r की जगह कितना लिख दिया? 3 बटे में 2 की पावर 1 बटे में 5 और उसकी भी पावर कितनी है? 10, बराबर y का 1 + r बटे में 100 की पावर 1 बटे में 5 और इसकी भी पावर कितनी दे रखी है? 15, बराबर z गुणा में 1 + r बटे में 100 और इसकी जगह मान कितना दे रखा है? 3 बटे में 2। ठीक है, और इसकी जगह मान कितना दे रखा है? 3 बटे में 2 की पावर 1 बटे में 5 गुणा में 20। ठीक है, ऐसा ही करना है। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ x गुणा में इसका मान कितना आ जाएगा? 3 बटे में 2। जब ये 1 बटे 5 है, इसकी पावर अगर मैं 10 करूँगा, जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि x बटे में y की पावर दे रखी हो a और इसकी भी पावर अगर आपको b करनी हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x बटे में y की पावर ab। ठीक है, अगर ये 1 बटे में b होता है, x बटे में y की पावर 1 बटे में a है और इसकी पावर अगर आपको b करनी होती है तो x बटे में y की पावर b बटे में a हो जाता। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 बटे में 2 की पावर 2, बराबर y गुणा में ये से 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 से 15, 3 बार कट जाएगा। 3 बटे में 2 की पावर 3, बराबर z गुणा में 3 बटे में 2 की पावर 5 से 4 बार कट जाएगा, तो इसकी पावर आ जाएगी 4। ठीक है, यहाँ से x, y और z के लिए जो अलग अलग मिश्रधन हो गए, तीनों के तीनों मिश्रधन यहाँ से बराबर है। अब इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। आगे इसको सोल्व और कैसे करना है? देखो, तीनों का मान जो है वो आपस में बराबर है। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि तीनों के तीनों किसी और के भी बराबर हो सकते हैं। माना कि ये तीनों के तीनों जो है वो k के बराबर है, कोई एक संख्या है उसके k के। देखो, ये एक मिश्रधन ही तो है और ये मिश्रधन जो है इसका कोई ना कोई तो मान होगा। आप 100 के बराबर मान सकते हो, 50 के बराबर, 1000 के बराबर मान सकते हो, 1 के बराबर मान सकते हो, k के बराबर मान सकते हो, x के बराबर मान सकते हो। ठीक है, तो ये कोई ना कोई मिश्रधन है और ये किसी न किसी संख्या के रूप में बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये k के बराबर है। तो यहाँ से x का मान, x जो है, x जो बराबर किसके आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 3 का। देखो, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 बटे में 2 की स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? k के। तो x का मान कितना आ जाएगा? x जो है वो k गुणा में 2 का स्क्वायर 4 बटे में 9, ऐसा लिख सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे और भी लिख सकता हूँ। देखो, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 2 बटे में 3 की स्क्वायर। इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ। अब यहाँ से y का जो मान आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा? उसको भी अगर मैं k के बराबर रखूँ, इसको अगर मैं k के बराबर रखूँ तो ये कितना हो जाएगा? k गुणा में 2 बटे में 3 की पावर 3 और z का मान कितना आ जाएगा? k गुणा में 2 बटे में 3 की पावर 4। इनको आपस में k के बराबर रखना है, k के बराबर रखना है तीनों को, और तीनों का मान आ जाएगा x, y, z। अब इनका मैं अनुपात निकाल देता हूँ, x अनुपात y अनुपात z। x का मान कितना हो जाएगा? k का 2 बटे में 3 की पावर 2 अनुपात k गुणा में 2 बटे में 3 की पावर 3 अनुपात k गुणा में 2 बटे में 3 की पावर 4। देखो, इसमें 2 बटे 3 की पावर 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। क्या आप इनमें से कॉमन ले सकते हो? या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इनमें से कुछ काट सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ से 2 बटे 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो k गुणा में 2 बटे 3 अगर पावर यहाँ से कॉमन ले, देखो करने को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले मैं इस तरीके से सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में मैं कॉमन लेके और बताऊँगा। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? k सब में कैंसिल हो गया क्योंकि ये सभी में अनुपात में बराबर है, तो सब में अनुपात में है। ठीक है, 2 बटे 3 को का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा 4 बटे में 9। ठीक है, और इसका मान आ जाएगा 8 बटे में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 27, और ये हो जाएगा
8 गुणा में 2 16, ये हो जाएगा 81 81। अब यहाँ से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल बनाना है, तो या तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। एलसीएम इसमें कितना आ जाएगा 81, 81 एलसीएम आ जाएगा। 81 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 गुणा में 4 कितना हो गया 36, ये आ गया। ठीक है, 81 में अगर 27 का भाग लगाऊं 81 में, देखो एलसीएम लिया इनका, 81 में 27 का भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 गुणा में 8 कितना हो गया 24। अनुपात 81 में 81 का भाग 1 बार और बचेगा कितना 16। ठीक है, अब ये और भी कट जाता है, 4 से ये 9 बार कट जाएगा, 4 से ये 6 बार, 4 से ये 4, 9 6 4। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर है। अब यहाँ से इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से 2/3 कॉमन ले लेता हूँ, सब में जो है इसमें 2/3 है, जो 2 पावर है इसमें 3 है और इसमें 4 है। ठीक है, तो मैं इसमें से 2 जो पावर है वो सब में से कॉमन ले सकता हूँ। अगर 2 पावर यहाँ से कॉमन ले ली, 2/3 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसमें से स्क्वायर कॉमन ले ली तो सिर्फ 2/3 बचेगा, और इसमें से अगर स्क्वायर कॉमन ले ली तो 2/3 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 2 पावर तो कॉमन ले चुका हूँ, 2 ही बचेगा। और इसे मैं अब स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4/9, 4/9। अब एलसीएम आ जाएगा 9, या फिर आप इनको इसको और इन तीनों को 9 से गुणा कर दो। 9 से अगर गुणा किया तो ये 9 हो जाएगा। अगर इसे 9 से गुणा किया, ठीक है, गुणा में अगर 9 किया तो 3 गुणा में ये हो जाएगा 3 बार, 3 गुणा में 2 6, और इसे अगर 9 से गुणा किया तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 4, तो 9 6 4, 9 6 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई व्यक्ति 1,10,000 रुपये निकाल कर बैंक में अपना खाता बंद कर देता है। 1 वर्ष पहले उसे 65,000 रुपये निकाले थे और 2 वर्ष पहले उसने 1,25,000 रुपये निकाले थे। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% हो तो तथा ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो तो 3 वर्ष पहले उसने खाता खोलते समय बैंक में कितना धन जमा किया था। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लग सकता है कि अलग है, लेकिन ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर चक्रवर्ती ब्याज के जो किस्त वाले जो मैंने पॉइंट्स कराए हैं, अगर वो 2 से 3 वीडियो अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर सकते हो और कम टाइम में और जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हो। करना कैसे है वो देखो, करने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन अपने को वो तरीका यूज़ करना है जिससे कैलकुलेशन कम करनी पड़े, पॉइंटों में उत्तर ना आए और जल्दी से अपने इसे सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो अब जो पहले तो अपने क्या करते थे, किस्तें जो है कोई किसी को दूसरे को देता था। अब क्या है, इसके अंदर किस्तों के रूप में क्या हो रहा है कि बैंक जो है इसने कुछ रुपए जो बैंक में जमा कराए और किस्तों के रूप में निकाले जा रहा है। इसका मतलब बैंक जो है उसे किस्तें दे रहे हैं कि ये इतने रुपए मैंने दे दिए, फिर उसने उतने दिए, फिर उसने दिए। ठीक है, तो 3 सालों में 3 अलग अलग किस्तों के रूप में बैंक ने जो है उसे पैसे चुका दिए। ठीक है, रेट जो दे रखी है वो चक्रवर्ती ब्याज है और जो दर दे रखी है वो आपको दे रखी है इसमें 10%। ठीक है, 10% की चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। अब ये कहता है पहले साल जो है उसने 1,10,000 रुपये निकाले। पहले साल जो है उसने 1,10,000 रुपये निकाले। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उसने 1,10,000 रुपये निकाल लिए। दूसरे साल में उसने 65,000 रुपये निकाले और तीसरे साल में फर्स्ट साल में निकाले उसने 1,25,000। पहले साल में निकाले उसने 1,25,000। 1,25,000 जो है उसने फर्स्ट ईयर में निकाले। उसके बाद में दूसरे साल उसने 65,000 रुपये निकाल लिए और इसी के 2 साल बाद उसने जो है 1,10,000 रुपये निकाल के खाता बंद कर दिया। लास्ट ईयर में ये निकाले, पहले साल में उसने ये निकाल लिए, दूसरे साल में ये निकाले और तीसरा साल जो था उसमें उसने ये रुपये निकाले। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में निकाले उसने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैंक है वो किस्तों के रूप में उसे पैसा लौटा रहा है, चाहे वो खुद निकाल रहा है चाहे वो उसे दे रहे हैं। ठीक है, एक तरह से किस्तों के रूप में ही दे रहे हैं। अब अपने को पॉइंट समझना ये है कि इसे जल्दी और कैलकुलेशन कम करनी पड़े तो कैसे करना होगा।
1,25,000 रुपये उसने निकाले। ये उसने निकाले कब? जब खाता उसने शुरुआत किया, उसके 1 साल बाद में उसने निकाल लिए। इसका मतलब टोटल 3 सालों तक जो मूलधन चला था, 3 सालों तक चला था, ये इसमें कन्फर्म हो रहा है, जो क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल पहले उसने जब खाता शुरू किया था तब कितने पैसे थे, तो इसका मतलब पीछे जो है 1,25,000 रुपये उसने फर्स्ट ईयर के लास्ट में निकाल लिए। अगर वो नहीं निकालता तो वो पैसे जो है अगले 2 सालों तक पड़ा रहता, अगले 2 सालों तक जो है वो उस बैंक में पड़ा रहता। ये पैसा जो है इसने अगले 1,25,000 रुपये अगर वो नहीं निकालता तो वो अगले 2 सालों तक पड़ा रहता अकाउंट में, और 2 सालों तक अगर पड़ा रहता तो उसे ब्याज भी तो मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना है? 125, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000, 1,25,000 जो है 1,25,000 जो मूलधन है उस पर 10% से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 10% से 10 और 21% हो जाता अगर चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते। और अगर आप मिश्रधन निकालते हो तो कितना हो जाता है? 11/10, 11/10 गुणा करते हो 2 सालों के लिए तो 121/100। अगर आप मिश्रधन निकालना चाहो तो 121/100। 2 वर्षों का मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1,25,000 का 121/100। अगर वो 2 सालों तक इस पैसे को नहीं निकालता, उसने फर्स्ट ईयर में निकाल लिए थे, अगर वो नहीं निकालता, फर्स्ट ईयर तक उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, लेकिन अगर वो उसे नहीं निकालता, आगे 2 सालों तक और रखता तो इतने रुपए उसके हो जाते। ये कितने रुपए हो गए? अब इसे कैलकुलेशन करनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। अब 1250 को 121 से गुणा करना है, 1250 गुणा में 121। ठीक है, अब गुणा करने के लिए पहले क्या करते हैं? 1250 है उसको मैं सिर्फ 100 से गुणा कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 1250 और सिर्फ 100 से अगर गुणा किया तो 2 0। अब बचा कितना? 21। 1250 को अब 21 से और कर लेता हूँ। 1250 को अगर मैं 21 से गुणा कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? 0। 21 से 5 105, 105 बचेगा 10, 21 गुणा में 2 42, 42 और 10 52, 2 5 21 और 5 26, 26,250। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ये 26,250। करना चाहो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। करने का तरीका आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 6 और 5 11, 2 और 2 4 1 5, 1,51,250, 1,51,250। अगर वो उस पैसों को नहीं निकालता तो उसके जो रुपए हैं वो 1,51,250 हो जाते। कितने हो जाते? 1,51,250 रुपये हो जाते। ठीक है, एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। अब उसने दूसरे साल में क्या किया कि 65,000 रुपये निकाल लिए। दूसरे साल में 65,000 रुपये निकाले। अगर वो नहीं निकालता, ठीक है, तो अगले 1 साल के लिए उसे चक्रवृद्धि ब्याज और मिलता। पीछे तो मिल ही चुका है, अगले 1 साल तक उसे चक्रवृद्धि ब्याज और मिलता, यानी कि 65,000 का 1 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर ही होता है। इसका मतलब साधारण ब्याज चाहिए तो 1/10, मिश्रधन चाहिए तो 11/10। मिश्रधन टोटल कितना हो जाएगा? 65 गुना में 11, 55 5 66 और 5 71, 71 और 2 0, 71,500। ठीक है, अगर वो नहीं निकालता इस पैसे को तो वो 65,000 रुपये जो है 71,500 हो जाते, 71,500 हो जाते। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और लास्ट ईयर में उसने 1,10,000 रुपये निकाल ही लिए, 1,10,000 रुपये उसने लास्ट ईयर में निकाल लिए। अगर मैं इन तीनों सभी जो मूलधन है इनको अगर ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर होगा? ये मिश्रधन के तो बराबर होगा। अब क्या हुआ कि कोई भी पैसा उसने बीच में नहीं निकाला। ये अगर मैं इस तरीके से इन सबको ऐड कर लेता हूं तो इसका मतलब है कि उसने कोई भी पैसा जो है वो बीच में नहीं निकाला। अगर नहीं निकाला तो 10% से 3 साल बाद उसने एक साथ वो पैसे लिए हैं। 10% से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया और उससे मिश्रधन कितना हो गया? 10% से 1 साल का 11/10, दूसरे साल का 11/10, तीसरे साल का 11/10, 11 121 गुणा में 11, 1331 बटे में 1,000। ठीक है, इसमें मिश्रधन क्या होता है? ये। और मूलधन कितना होता है? ये। ठीक है, तो यहाँ से ये मिश्रधन कितना हो गया? 0 5 5 और 2 7, 2 7 और 5 12 और 1 13, 1 2 3, 3,32,750, 3,32,750। ठीक है, अब ये मिश्रधन कितना हो गया इसका? ये मिश्रधन है, मिश्रधन 1331। ठीक है, इनटू में मूलधन चाहिए तो वो होगा 1,000। ये मिश्रधन है
इन सभी को अगर बीच में पैसा नहीं देता तो उसे इतने रुपए मिलते और ये रुपए इतने मिलते, तो इसका मतलब 3 सालों का एक साथ उसे मिश्रधन मिलता, और 3 सालों का मिश्रधन 10% से 1331, तो मूलधन कितना होगा 1000। ठीक है, ये वहाँ से अपने ने देख लिया। अब यहाँ से इसका भाग लगा देते हैं। भाग लगाने के लिए अगर मैं पहले भाग लगाऊँ 2 से 3 से, अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 3 गुणा में 3 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ तो 3 ही है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 से ही जाएगा एक बार। तो एक बार मैंने इसको काट लिया 2 से कितना हो जाएगा 2 6 6 और 2 2662 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना था 33 और 27, इसमें से माइनस कर लेता हूँ, बचा कितना 5 6, 12 में से 6 के 6, इधर बचा 2, 12 में से 6 कर दिया 6, और इधर बच गया 0, यानी कि ये बच गया 66 5, डबल 6 5, और इसमें यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, ये बच गया 5 और 0, 66 5 और 0। ठीक है, 665, और इसका बच गया 665, और इसका बच गया 5 और 0। ठीक है, इसको ऐड कर लिया। अब इसमें भाग लगाना है फिर से। अब ये भाग कितनी बार जाएगा, अगर मैं इसको 6 से गुणा करूँ तो ये 6 हो जाएगा, 6 गुणा में 2 12, तो ये तो 7 में चला जाएगा। तो 5 से गुणा करूँ तो 5 5 3 15, 5 से 15 1 16, 5 के 5 और 1 6, 66 55। ठीक है, 5 बार भाग चला जाएगा, एक इसके साथ 0 है और 3 0 ये है। ठीक है, इसको इससे का गुणा कर देता हूँ, 250 और 3 0। ठीक है, 2,50,000 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 2,50,000 रुपये जो है उसका मूलधन था, इसी को उसने जो है अलग अलग किस्तों के रूप में निकाल लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका जो है वो किस्तों से है, किस्तों से आप इसे निकाल सकते हो। किस्त देने का मतलब एक साल में जो है वो कितनी किस्त है, दूसरे साल की कितनी किस्त है, तीसरे साल की कितनी किस्त है, उस हिसाब से निकाल सकते हो। लेकिन उसमें क्या है, आंसर पॉइंट में आएगा, थोड़ा उसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका सबसे अच्छा है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोशिश आप उस तरीके से भी कर सकते हो। करना क्या है, सिर्फ आपको ये दे रखा है कि पहली किस्त उसकी 125 1,25,000, दूसरी किस्त 65,000, तीसरी किस्त 1,10,000। इस तरीके से आप करके देख लेना, आंसर जो है वो यही आएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, पॉइंट्स में आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से दे रखा है, पूर्ण वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि अपनी दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी। 25% से कोई भी राशि जो है अपनी से दुगनी हो जाएगी। इतने वर्षों का अपने को समय बताना है कि वो कितने वर्ष होंगे। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4, प्रतिशत हटता है, बटे में 100 लगता है, तो कितना हो गया 1/4, यानी कि एक साल में कितना हो जाएगा 5/4। दूसरे साल में 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे साल में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी साल के लिए हो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो मूलधन होता है वो होता है 4 से 5, ये होता है मूलधन, और ये होता है अमाउंट। अगर 2 सालों के लिए बोले तो 25 और 4 चौक 16, ये होता है अमाउंट और ये होता है मूलधन। एक साल में 4 से 5 हो रहा है, 4 गुणा में 2 8, मूलधन कितना है 4, 4 गुणा में 2 8, दुगने से ज़्यादा हो जाएगा। 4 गुणा में 2 8, ये तो 5 है, इसका मतलब दुगने से ज़्यादा नहीं हुआ, दुगना भी नहीं हुआ। 16 गुणा में 2 32, 32 ये 25 ही है, इसका मतलब ना तो दुगना हुआ और दुगने से ज़्यादा तो हुआ ही नहीं। ठीक है, 3 सालों के लिए अगर मैं करूँ तो 3 सालों के लिए मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 125, और ये 4 गुणा में 4 गुणा में 4 64। ठीक है, अमाउंट कितना है 125 और मूलधन कितना है 64, 64 गुणा में 2 128, और ये कितना है 125, तो अभी भी दुगना नहीं हुआ, अभी भी दुगना नहीं हुआ, ज़्यादा तो हो ही कैसे सकता है। ठीक है, और अब अगर मैं 4 बार करूं, इसका एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 25 25 625, और 64 गुणा में 4 गुणा में 4 16, 16 गुणा में 16 256। ठीक है, अगर मैं 4 वर्षों तक, ये तो 1 वर्ष के लिए, ये 2 वर्षों के लिए, ये 3 वर्षों के लिए, अगर मैं चौथे वर्ष में जाऊँ तो 256 और ये 625, 256 का दुगुना कितना हो गया 512, 256 का 2 गुना 512, और ये कितना है 625, यानी 2 गुने से ज़्यादा चला गया। ठीक है, और कितने सालों में 4 सालों में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 4 साल। ठीक है, 4 सालों में जो है
वो मूलधन जो है जो मिश्रधन हो जाएगा उसका, यानी कि जो खुद मूलधन है वो अपने से दुगने से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आगे के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। अभी भी लगभग 2 से 3 क्लासें और आएंगी जिसमें अपने आगे के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बचना कुछ नहीं चाहिए, इसलिए जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं या जो भी हो सकता है क्वेश्चन अपने, वो अपने ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, पीछे की क्लासें अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, रिवाइज जो है रिवीजन करते रहिए। अगर आप कुछ सीख पाते हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।